अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, आज पार्लियामान में वजीर आज़म इमरान खान ने धुआंधार खिताब किया। माजी के बरक्स जहां आज पार्लियामेंट का माहौल पुरअमन रहा, वहीं वजीर आज़म इमरान खान की आज की जो तकरीर थी वो खिताब से ज्यादा पॉलिसी बयान लग रहा था। जहां वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत और मुज़ाकरात की दावत दी है, वहीं सलामती के मामले पर पूरी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए मुंतखब ऐवान के फोरम से अमेरिका के डू मोर के जवाब में दो टोक अंदाज में नो मोर कहा है। आज इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट तकरीर की, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल शेप साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह सहाफ़ी तजियाकार अदील वड़ाइच। अदील, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। मुझे ये बताइएगा, ये अचानक से पार्लियामेंट का इतना पुरअमन माहौल कैसे हो गया? एक तरफ ऑपोजिशन की शर्त थी कि अगर हमें बेजा तनकीद का निशाना बनाया गया तो हम तकरीर नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ हुकूमत की भी शर्त थी कि पुरअमन माहौल हुआ तो वजीर आज़म खिताब करेंगे। ये अचानक से इतना अलाइंड सब कुछ कैसे हुआ? मारिया, आज का जो सेशन था ये वाकई बड़ा हैरानकुन था, बल्कि मौजूदा हुकूमत के दौर में तो ये आंखें तरस गई थी कि ऐसा माहौल देखने को मिले, कान तरस गए थे कि ऐसी बातें सुनने को मिले। एक दूसरे पे तनकीद हुआ करती थी, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज का जो माहौल था ये बड़ा भी होती थी। ये बड़ा ही डिफरेंट था एक माहौल। आज जब ये इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास के शुरू होने का तरीकाकार ये बता रहा था कि मामलात जो हैं ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज बिलावल साहब को खुल के बात करने का मौका दिया गया, हुकूमती बेंचेस से कोई टफ टाइम नहीं दिया गया। इसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब को खुलकर बात करने का मौका दिया गया। इसके बाद मौलाना असद की बजाय जब शाह महमूद कुरैशी ने बात करना चाहिए तो अपोजिशन ने कहा जी हमें बात करने दें, तब हम करने देंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप बात कर लें, फिर उन्हें करने दी गई। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने बात करनी थी, जिसके लिए बजट सेशन से शुरू से लेकर अब तक एक लड़ाई चली आ रही थी कि वजीर आजम को बोलने दिया जाए, और पुरअमन तरीके से अगर बोलने दिया जाएगा, बगैर शोर के बोलने दिया जाएगा, तब ही अपोजिशन को बोलने दिया जाएगा। तो उसके बाद उनका जो स्पीच थी, काफी देर बाद जब माहौल बेहतर होने की जब यकीन दहानी आ गई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब बात की, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद आने के बाद क्या किया, आमिर डोगर साहब और फवाद चौधरी साहब को आके उन्होंने पैगाम दिया। वो गए ट्रेजरी बेंचेस पे जाकर उन्होंने तमाम लोगों को समझाया कि आपकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से माहौल खराब हो। फिर उसके बाद वजीर आजम ने वो जो मैंने कहा ना कि कान तरस गए वो बात सुनने को मौजूदा हुकूमत के दौर में, फिर उन्होंने अपोजिशन को आज दावत दी, बल्कि दरख्वास्त की। दावत तो दी जाती है ना कि मैं आपको दावत दे रहा हूं जी, आप आए बैठे। उन्होंने कहा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हम बात करें, इस पर आप अगर हमारी तजावीज ठीक नहीं है तो आप अपनी तजावीज दें, हम वो भी सुनने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम ही ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वाहिद हल है, लेकिन आपकी जो तजावीज होंगी हम उसको भी सुनेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसकी अहमियत, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद एक फलाही रियासत का जो उनका विजन है उस पर उन्होंने खुल के बात की। उसके बाद फिर उन्होंने एहतसाब, वो जो एहतसाब होता है ना जिसकी वजह से असल लड़ाई होती है, प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ी नहीं है बात करनी उस पर, आज भी की है, लेकिन नाम लिए बगैर की, और उन्होंने अपना वो जो इस पे एक स्टैंड है वो दिया, लेकिन बड़ा मुख्तसरन आज उस पर बात की। उसके बाद जिस पे हम जनरल साहब से भी बात करेंगे, उन्होंने जो मुल्क की जो एक खुददारी है उस पे असल बात की। वो बड़े जज्बाती मनाजिर भी थे और बड़ा माहौल जो था वो बड़ा डिफरेंट था जब वो इस मामले पर बात कर रहे थे। और जब वो वजीर आज़म ने स्पीच की ना, आज एक और बड़ा दिलचस्प मंजर था, क्योंकि जब वो स्पीच हो रही होती है तो सिर्फ फोकस प्राइम मिनिस्टर साहब पे कैमरे का होता है, तो जो ईवान 342 के ईवान में बहुत सी ऐसी चीजें जो इग्नोर हो रही होती हैं। तो वो ग्रुप जो हालात खराब कर रहा था नून लीग की जानिब से, आज वो बैक बेंचर्स थे। आज भी उनकी जानिब से जब माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश की गई, अच्छा हूटिंग की गई, नारे लगाने की कोशिश की गई, तो ख्वाजा साद रफीक का बड़ा अहम किरदार था। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले पर्ची पे लिख के एक रुकन को भेजा कि उनको मना करें, ना शोर करें नून लीग वालों को, फिर खुद जाकर उन्होंने समझाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि माहौल जो है ये साजगार रखा जाए, और बड़े पुरअमन तरीके से फिर उन्होंने
प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपनी फिर स्पीच की, जैसा कि आपने कहा कि वो पॉलिसी बयान ज्यादा लग रहा था, और यकीनन वो पॉलिसी बयान ही ज्यादा था एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रहा हो और पूरी दुनिया की नजरें यहां हो। वजीर आजम इंटरव्यूज में बैठ के तो बातें करते हैं, लेकिन आज पार्लियामान से जो पैगाम दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था पूरी दुनिया को, अमेरिका को, अफगानिस्तान को। ये बहुत अहमियत का हामिल है। जो आज इमरान खान साहब ने जब खिताब किया है तो उन्होंने किस तरीके से अमेरिका को दो टोक अंदाज में नो मोर कहा है, जरा ये सुनिए, फिर जनरल साहब की तरफ जाते हैं। जनरल साहब, कैसी स्पीच थी वजीर आजम इमरान खान साहब की आज? बहुत क्लियर कट अंदाज में उन्होंने तमाम बातें की हैं, और जिस तरह से अमेरिका को पैगाम दिया है उन्होंने दो टोक अंदाज में नो मोर का, आप इस पॉलिसी को पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब के जरिए वजीर आजम का करना कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पार्लियामेंट में ही खिताब होना चाहिए था, बजाय इसके कि बाहर पब्लिक में बात की जाती। और जो हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, वो भी पार्लियामेंट के ही जरिए कहलवाना चाहिए था, क्योंकि ये एक कौम की, पूरी कौम की आवाज है। अगर आज आप सेंटिमेंट्स देखें पाकिस्तान के अवाम के, तो कोई एक भी आदमी शायद ना मिले ऐसा जो ये कहे कि हमें अमेरिका को यहाँ बेसिस देने चाहिए या अमेरिका की जंग का हिस्सा बनना चाहिए। हमने बड़ा नुकसान उठाया, और इसमें पार्लियामेंट की तरफ से जब ये मैसेज जाता है तो वो हुकूमती पॉलिसी नहीं, वो पाकिस्तान के अवाम की पॉलिसी समझी जाती है, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अमल हमारा जारी रहना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन पॉलिसी के मामले में पार्लियामेंट को हमेशा कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, और पार्लियामेंट के जरिए ही मैसेज दुनिया को कन्वे करना चाहिए। ये मैसेज जो है, ये इसका इम्पैक्ट बहुत होगा, और बिल्कुल सच्ची बातें की हैं। ये ऐसी बात नहीं है, आप यूं ले लें कि ये तसलसल है उस तकरीर का जो प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में की। उधर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि हम आज के बाद किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमन का प्रोसेस को लेके आएगा तो उसको जरूर हम सपोर्ट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, लेकिन हम कोई किराए की गन नहीं है कि हम किसी की जंग का हिस्सा बने। तो वो पॉलिसी मैं समझता हूं कि आज आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है कि हम अमेरिका को बड़ा वाज़ेह ये पैगाम दे रहे हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में आपने करना था कर लिया। अगर आप अमन लाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो हम साथ हैं, लेकिन अगर आप मजीद जंग करना चाहते हैं किसी और के अड्डे लेके, किसी और जगह बैठ के, तो उसमें हम आपके साथ नहीं। ये मेरा ख्याल है, ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह तौर पे दुनिया को बता दी। क्या उस वक्त जब ये अड्डे अमेरिका को दिए गए थे, उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज क्या थी? आपने वो तमाम मामलात आंखों से देखे। क्या उस वक्त हमारे पास ऑप्शन था कि उस वक्त हम ना करते? क्या प्राइम मिनिस्टर जो अब बात कर रहे हैं, और उस वक्त से प्राइम मिनिस्टर का ये नैरेटिव जो है, जब वो उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत में नहीं भी थे और दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उनका नैरेटिव आज दुनिया तस्लीम कर रही है, उस वक्त क्या यही मसले का हल था या नहीं? जो प्राइम मिनिस्टर अब बात कर रहे हैं ये उस वक्त नहीं हो सकती थी? देखिए, उस वक्त ये बड़ा मुश्किल था। उस वक्त मेरा ख्याल है जो कुछ किया गया वो उस वक्त के हालात के मुताबिक ठीक था। वो ये था कि जब ये 9/11 का वाकया हुआ तो पूरी दुनिया की हमायत और हमदर्दी अमेरिका के साथ। आज रशिया, चाइना जिसको ये कह रहे हैं, उन्होंने भी बगैर किसी शर्त के अमेरिका की हमायत की, बल्कि पुतिन तो उठ के गया, वाशिंगटन पहुंचा, जाके बुश के साथ मिलके हमदर्दी करके आया वहां पे, और उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। और उनके साथ होने का आप देखिए कि ये सबूत था कि उन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिकली हमायत की, बल्कि जो जंग अमेरिका ने लड़ी यहाँ पे अफगानिस्तान में, उसके लिए सप्लाई रूट वगैरह भी उन्होंने शुमाल की तरफ से इनको दिया इस्तेमाल करने की। और ताकि उसमें उज्बेकिस्तान में एक अड्डा, हवाई अड्डा भी दिया जहां ये इस्तेमाल जिसको करते रहे। इसके साथ साथ आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन ने जो करारदाद पास की, उसमें कहा कि नेटो को और अमेरिका को ये इजाजत है कि वो जाके अफगानिस्तान पे चढ़ाई करे। अब यूनाइटेड नेशन इजाजत दे रही है, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान कहे कि जी हम नहीं करते तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान ने ये जरूर किया कि तालिबान को कायल करने की कोशिश की कि इस वक्त सिर्फ एक काम कर लें कि उसामा बिन लादेन इनके हवाले कर दें तो मामला टल जाएगा। लेकिन तालिबान ने ये कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हम किसी इस्लामी मुल्क के हवाले कर देते हैं,
लेकिन कोई इस्लामी मुल्क उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था। सऊदीज ने भी उसकी शरीयत वो मंसूख कर दी। तो और फिर पाकिस्तान ने सारे कॉन्सिक्वेंसेज बताए तालिबान को कि ये आपके साथ हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस चीज पे तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये कि पाकिस्तान बड़ी जिम्मा हो गया। फिर पाकिस्तान ने जब साथ दिया अमेरिका का तो बड़े खलूस से दिया। हमने 600 से ज्यादा लोग पकड़ के दिए जो या तो अलकायदा के की लीडर्स थे या वो तालिबान के वो लोग थे जो कि भाग के इधर आ गए थे। यहां तक कि हमने, मैं समझता हूं, एक बड़ा गलत काम किया और वो ये था कि मुल्ला अब्दुल सलाम जो उनके सफीर थे जिसको इम्यूनिटी हासिल थी वो भी उनको पकड़ा दी। उसके बाद आपने देखा जो हमें जिंदगी ने सिखाया और तजर्बा उन वक्तों से वो ये कि आप जो जी चाहे करते जाएं, अमेरिका की तवक्कुआत खत्म नहीं होती, वो डू मोर का सिलसिला आपके पीछे लगा रहता है। बिल्कुल। लिहाजा आज की पॉलिसी में अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा और मुनासिब काम हमने ये किया कि हमने पहले वक्त पे पहली चीज पे रोक दिया। आज अगर आप उनको बेसिस पकड़ा देते तो इतने पे आपकी खलासी ना होती। ये मुतालबात आपको मजीद आपको करने पड़ते, सुनने पड़ते। असल किस्सा ये था कि इतने सालों में अमेरिका ये चाहता रहा कि अफगान तालिबान के खिलाफ भी पाकिस्तान ही लड़े। चुनाचे वो हम पे बड़े इल्जाम लगाते रहे कि आप सपोर्ट करते हैं इनको, आप ये कर रहे हैं। हालांकि जब नॉर्थ वजीरिस्तान से हमने तालिबान को निकाल दिया तो उसके बाद तालिबान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, वो ना ही वो आइसोलेटेड थे। उनको पजीराई हुई रशिया में, उनको पजीराई हुई ईरान में, और ईरान और रशिया उनको बाकायदा माली इमदाद देते रहे, हथियार देते रहे। और चाइना में भी उनकी आइसोलेशन खत्म हुई। चाइना में वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। तो जब नॉर्थ वजीरिस्तान में थे उसको सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, वहां से निकले तो वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपने ताल्लुकात कायम कर लिए। तो अमेरिका जो है वो ये बड़ा एक गलत उसका रवैया था कि वो दबाव सिर्फ पाकिस्तान पे डालता रहा, क्योंकि उसको पता था कि ईरान और रशिया नहीं उसकी बात सुने। आज भी आप देखेंगे कि खित्ते के मुल्क जब ये अमन का किस्सा चलाएंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में अमन आए, तो रशिया लीड किरदार अदा करे। रशिया ने जब भी वहां पे कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपने देखा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान से वहां पहुंचे हैं और उन्होंने रशिया की कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स अटेंड की हैं जो तालिबान के साथ उन्होंने कराई। पाकिस्तान ये काम सिर्फ एक दफा करा सका है और उसमें भी तमाम स्टेक होल्डर शामिल नहीं। लिहाजा हमें इसको देखना है कि अब अमेरिका जो कुछ हमारे कंधों पे बोझ डालना चाहता है उसको हटाने के लिए हमें एक रीजनल अप्रोच ले लेनी चाहिए। ये बात तो ऑब्वियस है। जैसे इमरान खान साहब ने भी आज बात की खुद मुख्तारी की। अब इस अमर की अशद जरूरत थी कि अब हमें खुद एक स्टैंड लेना था, हमें किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना था। लेकिन अब जब इस सिचुएशन में, इस तरह आपने बात की अभी कि अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता रहेगा, तो ये दो सिचुएशंस हैं। एक तरफ अमेरिका का बार बार डू मोर का मुतालबा करना और एक तरफ हमारा स्टैंड लेना। तो क्या हम अमेरिका की अभी जो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, तो क्या हम साइड इफेक्ट्स के लिए रेडी हैं? देखिए, अमेरिका जो आपसे मुतालबा करता है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि वो आपकी कमजोरियां समझता है। जब इकोनॉमी आपकी बुरे हाल में हो, अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकल टर्मोइल हो, अवाम के मसाइल हल करने के लिए लोग सीरियस ना हो, पार्लियामेंट आपकी इनइफेक्टिव हो, तो ये उनको अंदाजा होता है कि हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और बाहर से इनके लिए मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। अमेरिका को अगर मैं पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से देखूं तो अमेरिका की पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल वैल्यू की से ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा है। बेनिफिशियल उसके जो उसके एसोसिएशन की जो आप कह लीजिए वैल्यू है हमारे लिए, वो हमेशा हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको उन्होंने कभी रिजॉल्व नहीं किया। अलबत्ता वो ये करते रहे हैं कि कुछ आपको वेपन दे दिए, कुछ आपको पैसा दे दिया, मुंह बंद। अब ये चीजें जो है चले ना हो, हम उसके बगैर जिंदा है इसलिए कि चाइना से हम वेपन ले लेते हैं या जो भी हमारे एक इंटरेक्शन चाइना के साथ मिलना मिलाना है उससे चीजें चलती हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, दोस्त आपके मौजूद हैं, लेकिन जो न्यूसेंस वैल्यू है उसका तोड़ नहीं। न्यूसेंस वैल्यू जो उनकी वो IMF में भी है, FATF में भी है, ह्यूमन राइट्स के उसमें भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप यूं समझ लें कि यूनाइटेड नेशन और उसके तमाम ज़ैली अदारे या FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ये सारी अमेरिका की ताबे हैं। ठीक है। अमेरिका या आप क्यों कह लीजिए कि मगरबी दुनिया, अमेरिका अकेला काम नहीं करता। अमेरिका अपने साथ नेटो वगैरह इत्तेहादी पूरे रखता है और उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि मगरबी मुल्क सारे मिलकर काम करते हैं। तो वो न्यूसेंस वैल्यू जो है वो ज्यादा। और आपने देखा
उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपने ये FATF के मामले में देखी। बिल्कुल। यानी जन साहब, ये फोरम्स तो अमेरिका के ताबे हैं ही हैं, कोई मशरकी बॉर्डर से भी हमारे लिए कोई वो शरारत करवा सकता है? बिल्कुल वो करवा सकता है, और ये चीज जो है हमें इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन मशरकी बॉर्डर के लिए जो भी आप प्लानिंग करें, उसमें यह बड़ा जरूरी है कि आप चाइना को हमेशा ऑन बोर्ड रखें। ये जरूरी नहीं कि चाइना आपके लिए आके तो खुद जंग अपनी मोल ले लेगा और अपने साथ जंग ले लेगा, ये नहीं होगा। लेकिन वो यूनाइटेड नेशन में भी आपके लिए कारआमद हो सकता है, और कुछ फोर्सेज वगैरह मूव करके तो इंडिया के ऊपर प्रेशर भी ला सकता है। तो इस वजह से ये काउंटरवेट के तौर पे आपको जरूर इनके साथ मिलकर प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामला जो है आपके कंट्रोल में। जन साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ईवान में जिस तरह बात कर रहे थे, और वो बड़ा एक मुख्तलिफ मंजर था, और वो जब भी UN के फोरम पे भी जिस तरह बात करते हैं और बड़ा जज्बाती उनकी तकरीर होती है, आप इस तकरीर को ओवरऑल किस तरह देखते हैं? जब वो बात कर रहे होते हैं, दिल से कर रहे होते हैं, उनका अपना एक नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन आप समझते हैं कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स उनके नैरेटिव में ये तमाम एक पेज पर हैं जो वो बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक पेज पे नहीं भी है तो होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हकायक सामने रखे। पाकिस्तान एक जख्म खुर्दा मुल्क है जिसने वफादारी के साथ अपना ताल्लुक अमेरिका से निभाया, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। उसको यूं ले लें कि अफगानिस्तान की जंग, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं, इस जंग में अमेरिका अफगान सरजमीन पे अपना पांव नहीं रख सकता था अगर पाकिस्तान अपने सारे जराए उसकी डिस्पोजल पे न डालता है, जिसमें आपकी बंदरगाहें हैं, सड़कें हैं, आपके बेतन हैं, ये सब कुछ दिया तो वो अमेरिका वहां पहुंचा। ये अलग बात है कि अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन इन सारी चीजों में पाकिस्तान इसलिए जख्म खुर्दा है कि इतनी कुर्बानी के बाद अमेरिका ने इसके फवायद जो थे वो भारत की झोली में डाल दिया और उसको वहां पे स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया अमेरिका अफगानिस्तान में। अब उनके नाक के नीचे भारत वहां से और NDS मिलकर टेररिज्म करा रहे हैं, पाकिस्तान में तबाही मचा दी। अमेरिका वैसे तो बताता है कि जी पाकिस्तान में वो फला तालिबान फला, हमें ये पता है कि ये क्या हो रहा है, तो जो उसके नाक के नीचे अफगानिस्तान में हो रहा था वो उसको पता नहीं था। क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका कि वो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब इंडिया के साथ है, वो इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि इंडिया के डिजाइन में वो हायल हो और इससे इंडिया जो है वो अमेरिका से दूर हटे। लिहाजा उसने उन सब चीजों को होने दिया जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, जबकि मुनाफिकत ये देखें कि उसी में हमें डूमोर कहता रहा। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ी आप कह लीजिए कि एक जज्बाती तकरीर थी, ये वो जख्म है जो आपने खाया हुआ है। अब जख्म खुर्दा है कि हमने तो इनको सब कुछ करके दिया, इन्होंने हमारे दुश्मन को, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन था, उसको बिठा दिया। 2005 में मैं मारिया एक बात कर दूं, 2005 में जब आपको रोजाना ये सुनाया जाता था कि आप अमेरिका के मेन नॉन नेटो एलाई, आप सबसे बड़े नॉन नेटो एलाई हैं, अमेरिका के मेजर नॉन नेटो एलाई हमें कहा जाता था। उस वक्त 2005 में जाके न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट जो है वो भारत को ऑफर किया पाकिस्तान को नहीं किया। आप इमेजिन करें कि भारत को आप एक दुनिया की न्यूक्लियर पावर का स्टेटस दे रहे हैं और पाकिस्तान जो कि उसी स्टेटस पे खड़ा है उसको आप रिकॉग्निशन नहीं दे रहे। आपने अपने मुल्क के कानून बदले उनके लिए। अमेरिका का कानून था कि अमेरिका किसी भी मुल्क के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट नहीं कर सकता जब तक कि वो NPT पे साइन ना करे। भारत के साथ ये उन्होंने एग्रीमेंट करने के लिए NPT की शर्त निकाली इस तरह और कहा कि जनाब ये केस टू केस बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो कर सकता है, इस पे फैसला कर सकता है। लिहाजा भारत के मामले में फैसला हो गया कि अगर उन्होंने NPT पे दस्तखत नहीं भी किए तो उनके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लो। तो ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि किसी भी वक्त पे अमेरिका ने आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं की, कोई उनको उन्होंने अहमियत नहीं दी। तभी कहने को कुछ नहीं था। जो हमें बुरा भला कह रहा था ट्रंप, उसने भी यही कहा कि जनाब $30 बिलियन देंगे, हालांकि 30 नहीं दिए थे, लेकिन हमने वो डॉलरों की बात करता रहा।
उसने इंसानियत की बात नहीं की, उसने वफादारी की बात नहीं की, उसने उन हकायक की बात नहीं की जो पाकिस्तान ने जमीन पर रखे। अजल तो साहब, ये एक बहुत ब्रेक बड़ा पे एक जाने से धचका पहले था पाकिस्तान के अवाम की इज्जत नफ्स के लिए। इंशाल्लाह। अच्छा अजल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे। ऑब्वियसली हमारा जो नो मोर का क्लियर कट जो नैरेटिव है उस पे ऑब्वियसली अमेरिका एग्रेसिव तो होगा। उस सारे टाइम में कल हमारी कौमी सलामती के अमूर पर एक मीटिंग होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आज खिताब होना और कल कौमी सलामती अमूर पर जो है वो एक मीटिंग होना। जी, इसमें बात यह है कि ये तो आपने पॉलिसी स्टेटमेंट दी जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे किया, उस पर कुछ गिले शिकवे थे, लेकिन आइंदा पॉलिसी कैसे चलानी है, उसको कैसे वादा करना है और उसके जो फॉलो आउट है उसको कैसे हैंडल करना है, ये आप मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आप जिन चीजों की बात कर रही हैं कि अमेरिका इसके बाद अग्रेसिव हो सकता है, आपके लिए न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, तो उसको भी तो आपने संभालना ना, वो फेस आपने करनी है। लिहाजा ये वहां पे उस कमेटी में डिस्कशन होंगी कि ये एक्शन हमने किया तो उसका ये रिजल्ट आ सकता है, ये किया तो उसका ये हमें इफेक्ट आएगा और इन इफेक्ट्स को हमने काउंटर कैसे करना। तो वो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो है वो वर्कआउट की जाए। काउंटर स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो सकती है, डिस्कस होगी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद आज हम बात करेंगे जो इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। इसमें हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब भी होंगे, उनसे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, वो है EVM। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत भी दी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, प्रोग्राम को टाइम दिया। बताइएगा कि ऑपोजिशन से अब मुज़ाकरात की दावत भी इमरान खान साहब ने दे दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का वाहिद जो रास्ता है वो EVM ही है। वक्त बहुत कम है, आपको क्या लगता है इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? देखिए, ये वाहिद रास्ता EVM है, इससे तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन अपोजिशन के साथ गुफ्तगू की जो दावतनामा है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत खुशी हुई है मुझे कि उन्होंने पर्सनली पहली बार उनको दावत दी है और कोई नेगेटिव उनकी जो गुफ्तगू थी उसके अंदर अपोजिशन के ऊपर कोई पर्सनल अटैक्स भी नहीं थे माजी की तरह, और अपोजिशन ने बहुत पुरसकून होकर उनकी गुफ्तगू सुनी है। तो ये सारे बहुत मेरे ख्याल में वेलकम और एनकरेजिंग साइंस हैं। वो जब बैठेंगे और सलाह मशवरा होगा तो जाहिर है कि आपके भी अपने आइडियाज़ हैं, वो भी आप दूसरों के आइडियाज़ सुनते हैं, तो फिर कुछ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, कोई दूसरे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो उससे कोई पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। लेकिन ये बहुत खुशाइंद बात है कि उनकी मुलाकात का एक रास्ता खुला है। आई होप कि वो पर्सनली इसी तरह इंटरेस्ट लेते रहें इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी लीडरों में टॉप का आदमी जब तक खुद इन्वॉल्व ना हो, नीचे लोगों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करें या चीज़ों को कंसीड करें। अहमद साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कदम बढ़ा दिया और जिस तरह माजी में होता आया एक दूसरे पे इल्जामात ही लगते रहे, काम की कोई बात लेजिस्लेशन के मामलात पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे इकट्ठे बैठने के लिए दोनों तैयार नहीं नजर आते थे। अब हुकूमत नजर आ रही है, अपोजिशन नजर नहीं आ रही बैठने के लिए। अपोजिशन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अब उन पर? क्या वो सिर्फ इल्जामात लगाते रहेंगे, इलेक्शन में जाकर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या इससे निकलेंगे? मेरे ख्याल है आज की जो तकरीर है वो एक लिहाज से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी था। उन्होंने उस तरह से तनकीद नहीं की, इससे कुछ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और अगर ये ट्रेंड कायम रहा तो मेरे ख्याल अपोजिशन भी जरूर मेज पे आएगी, क्योंकि उसके बाद फिर लोग उन पर तनकीद करेंगे और लोग सवाल पूछेंगे कि आपको दावत दी गई, माहौल भी अच्छा हो गया तो आप क्यों नहीं गए। तो मेरे ख्याल में माहौल अच्छा हो जाएगा तो अपोजिशन के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, उनको आना पड़ेगा मेज पर, उन्हें आना चाहिए। ये बताइएगा सर कि जो अब तो वो जो बिल है ना कौमी असम्बली से जो पास हो गया है, उसके हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत कर दी है कि अपोजिशन को इंगेज करें और उनसे बात करें, जो उनकी बेहतर तजावीज़ हैं वो मानी जाएंगी।
उस बिल के हवाले से भी आमतौर पे वैसे ऐसा होता नहीं है अहमद साहब कि कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो जाए और उसके बाद फिर उसमें कोई नजरसानी के लिए कोई कमेटी बना दी जाए, तो ये मूव आपको कैसे लग रही है? आपके ख्याल में ये होता वैसे क्या, ये भी बताइएगा नाजरीन को कि क्या वो दोबारा से प्रोसेस इनिशिएट होगा या सेनेट में जाके चीजें सेटल होंगी? नहीं, मेरे ख्याल में उसको दोबारा किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। वो सेनेट के अंदर ही जो उनकी पार्लिमानी कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर है उसके अंदर है अब ये, तो उसके अंदर ही चीज़ें सेटल हो सकती हैं। वो बहुत अच्छा मौका है इस वक्त कि वो कमेटी के सामने है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो बड़े मैच्योर हैं वो उसे ताज हैदर साहब वो उसे हेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को और उनके रिजर्वेशंस को भी एड्रेस कर सकते हैं और अपोजिशन को भी कर सकते हैं और एक मुतफ़िका मॉडिफाइड मसवदा जो है वो तैयार हो सकता है और वो जो पास होगा सेनेट से तो फिर वो वापस नेशनल असेंबली में जाएगा सिस्टम के मुताबिक। तो नेशनल असेंबली अगर उसे अप्रूव कर देती है तो मामला ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई नई कमेटी बनाने की हमारे यहाँ कानून में गुंजाइश उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा अहमद साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा दिल। जी अहमद साहब ये बताएं कि ईवीएम, खान साहब तो बहुत ज्यादा इसमें सीरियस लग रहे हैं ईवीएम के हवाले से। अगरचे उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईवीएम के हवाले से और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जो ओवरसीज वाला मामला है उसमें बहुत ज्यादा सीरियस खान साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, वक्त बहुत कम है। आप क्या समझते हैं, ईवीएम या इंटरनेट वोटिंग का जो ख्वाब है ये सच साबित होगा या ये सिर्फ इलेक्शन तक इसी तरह बस ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होंगी? देखिए, ईवीएम का ख्वाब तो सच्चा हो सकता है लेकिन 2023 से पहले शायद ना हो पाए, इसलिए कि हुकूमत ने भी इसका आगाज बहुत देर में किया ना। अगर ये 2018 में आए थे पावर में, उसी के साथ ही काम शुरू हो जाता तो इस वक्त तक वो काफी ग्राउंड तय हो जाता और प्रोक्योरमेंट हो जाती। अब 2 साल में 3.5 लाख ईवीएम्स का प्रोक्योरमेंट भी इटसेल्फ बड़ा रिस्की होगा और उसके ऊपर फिर लोगों को ट्रेनिंग देनी है, स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करनी है वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में उनका ख्वाब ये सच्चा हो सकता है, लेकिन अचानक ये ख्वाब एक ही जस्त में सच्चा नहीं होगा। उसको दुनिया में जहाँ भी हुआ है उसको ग्रेजुअली किया गया है स्टेजेस में, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही होना चाहिए। इंडिया ने 22 साल लगाए, हम 22 साल ना लगाएं, 5 साल लगा लें, 6 साल लगा लें, इसमें काम हो जाएगा तो वो ठीक है। लेकिन आई वोटिंग का अब आप गौर किया होगा कि जो इन्होंने, साहब आपको आवाज आ रही है? इस वक्त असेंबली से पास हुई है उसके अंदर उन्होंने बात की है, लेकिन तरीका तरीज नहीं किया। तो आई वोटिंग बहुत रिस्की है, वो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, लेकिन और रास्ता अगर निकलते और अच्छा अहमद साहब, आपने डिसएग्री किया, आपने कहा मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो वाहिद रास्ता है वो ईवीएम है। ऑपोजिशन पहले से इस बात पे कह चुकी है कि ये धांधली का एक नया जरिया निकाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से। आप ही कोई नई तजवीज दे दें कि वाहिद या इसके अलावा और कौन सा रास्ता हो सकता है? नहीं, ये जो ऑलरेडी हमारे पास कवानीन मौजूद है, हमारे यहाँ जो सिस्टम मौजूद है उसी को एनफोर्स कर दिया जाए और कोई बाहर से कोई आदमी इंटरफेरेंस न करे। जैसे हमारा रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, उसके ऊपर तहकीकात ना हो सकी। अगर इस तरह के काम हो जाएं कि वो इस तरह की बाहमी मशावरत से जो मौजूदा कवानीन है उन पर अमल हो जाए तो ये काम ठीक हो जाएगा। सर थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डाल दें कि जो मौजूदा कवानीन है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं तो इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? अहमद साहब, मेरी आवाज आ रही है? अदिल, मैं आपका जो है वो राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। आप भी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि वाहिद रास्ता ईवीएम ही है, इसके अलावा आपके नज़दीक क्या आपको कोई नजर आ रहा है कोई और रास्ता हो सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का? देखें, खान साहब जो है ना बुनियादी तौर पर ईवीएम क्यों चाहते हैं? खान साहब इसलिए ईवीएम चाहते हैं, वो जो कह रहे हैं कि जी 70s के बाद से अब तक तमाम इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा होते चले आए। इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतनाज़ा होने वाली होती है ना, और जो पिछले 1-2 इलेक्शंस को मैंने खुद कवर किया तो उन इलेक्शंस में जो सबसे ज़्यादा तनकीद हुई वो क्या हुई
के नतीजे ताखीर का शिकार हैं। इवन ये जो बाई इलेक्शंस में जो कुछ हुआ कि नतीजे अगली सुबह आए, खान साहब और इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो भी क्यों चाहते हैं, वो क्यों इस मामले को, जब उनसे बात हुई ईवान सदर में एक मरतबा इस मामले पर, तो उन्होंने कहा कि जी ये कैलकुलेटर है, इसने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद इसने नतीजा दे देना, बाकी पैरेलल सिस्टम जो है वो अपना चलता रहेगा और इसका मकसद सिर्फ ये है कि बर वक्त पोलिंग खत्म हो और बर वक्त इसका नतीजा आ जाए। और असल में जो शोर शराबा शुरू होता है, क्योंकि कानून में ये लिख दिया जाता है जी कि 2 बजे तक नतीजे देने हैं, 2 बजे तक तो नतीजा आ नहीं सकता। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो हुकूमती जो हलकों में, जो ऐवान वजीर आज़म में, जो प्राइम मिनिस्टर ने ईवीएम के हवाले से खास तौर पे जो हिदायत अपनी टीम को की हुई हैं ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, बिल्कुल अहमद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इंटरनेट वोटिंग के हवाले से। लेकिन इंटरनेट वोटिंग में तो हर कोई इंटरनेट वोटिंग में तो मसाइल हो सकते हैं, ईवीएम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं और वो कह रहे हैं कि ये हर सूरत लेकर आना है। ईवीएम के हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अपोजिशन जो है वो नहीं मान रही। लेकिन इसमें कोई 2/3 अक्सरियत से अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि सादा अक्सरियत से चूंकि लाना है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने जब एक दावत दे दी है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है। उसकी रीजन ये है कि अब अपोजिशन ये कहने के काबिल नहीं रही अगले इलेक्शन में जाकर अगर ये कहेंगे ना कि देखें जी इन्होंने कोई वन साइडेड कोई लेजिस्लेशन कर ली है और इसमें हमें एतमाद में नहीं लिया, तो आज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने वो पत्ता फेंक दिया है कि जिसके बाद अपोजिशन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब या तो बैठेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप तजावीज दें तो हम वो सुनेंगे, अगर वो नहीं बैठते और इसी तरह अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो इसमें अपोजिशन का नुकसान है। और चूंकि वो कह रहे हैं ये कि हमने ये लेकर आनी है, और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से कुछ टेक्निकल मसाइल जरूर हैं, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि हम इंटरनेट वोटिंग को भी हर सूरत लेकर आएंगे 2023 से पहले। एमएस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा एमएस साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करी थी, मुझे बताइएगा कि आप इसे बता रहे थे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है जिसकी मदद से हम ईवीएम के अलावा भी दूसरा कोई रास्ता जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ढूंढ सकते हैं। मैं चाहती हूँ जरा रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि क्या ऐसे कौन से कवानीन हैं जो हमें ईवीएम के अलावा और भी रास्ते जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए दिखा सकते हैं? ये दुनिया के कोई 200 के करीब या 250 के करीब मुल्क है जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। उनमें से सिर्फ 8 मुल्क हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल होती है। बाकी सारे मुल्क जो हैं वो तो यही इस्तेमाल करते हैं ना, पेपर बैलेट। और 9 मुल्क ऐसे हैं जिनमें से कुछ डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जाके फिर वापस आए हैं पेपर बैलेट पे। तो पेपर बैलेट इज ए परफेक्ट सिस्टम। उसके लिए देर लग जाती है लेकिन एतमाद होता है लोगों को कि क्या हो रहा है, नजर आ रहा होता है उनको। लेकिन ऐसी जल्दी का क्या फायदा जिसमें लोगों को एतमाद ना हो। तो एतमाद बुनियादी चीज है, इस एतमाद पैदा कर लेंगे तो पेपर बैलेट ही के ऊपर दुनिया के बहुत से मुल्क चल रहे हैं। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया अहमद साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया है। कहा ये कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस एट द एंड ईवीएम ही है। नाज़रीन इंशाल्लाह से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।